चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अब कीट जब काटता है तो खुजली होती है, क्या छोड़ता है वो? एसिटिक एसिड तो नहीं छोड़ सकता, सिरके में होता है, मौलिक अम्ल सेब में होता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल पहुंचा देती है चींटी, खुजली होती है उससे, या तितैया काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है। लैक्टिक अम्ल एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन बड़ा पूछते हैं इसको। मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो थकावट का अनुभव करता है शरीर। तो देखिए कीट दंश से जो है फॉर्मिक अम्ल का स्राव होता है, जो शरीर पर पहुंचने सही पर होने वाली खुजली के लिए उत्तरदायी है। और मौलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल को जो है मेथनॉलिक अम्ल भी कहते हैं। अब बात करेंगे मौलिक अम्ल की। मौलिक ये हरे सेब में पाया जाता है और इससे इसके खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है हरे सेब के। एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरके में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल को सबसे पहले स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम सीले ने 1780 में, ठीक है, वर्गीकृत किया था। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका अणुसूत्र होता है C3H6O3 और इसमें थकान का अनुभव उस समय होता है जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, बी, सी, पी और के। मूत्र में प्रायः उत्सर्जित होता है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी। तो मूत्र में विटामिन बी का स्रावण होता है। मूत्र जो है जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वाहनों के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है? नीम, नारियल, बोगनवेलिया या फिर कैलोट्रोपस। नीम नहीं है, नारियल नहीं है, बोगनवेलिया हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो बोगनवेलिया नामक पादप सड़कों के किनारे वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने हेतु लगाया जाता है। और क्योंकि इसे जो है ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता तो होती नहीं है, यह सामान्यतः सड़कों के किनारे उगाया जाता है। यह एक कांटेदार सजावटी झाड़ी है बोगनवेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ग्वाला या कोई भी दूध निकालने वाली दूध के बर्तन में केले के पत्ते डालता है, क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि केले का पत्ता दूध को ताज़ा बनाए रखता है, या फिर दूध को अम्लीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, या दूध की सफ़ेदी को बढ़ाता है। क्या करता है केले का पत्ता? ये ताज़ा, ये सब इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, सबसे पहले एलिमिनेट किया कीजिए उनको। ठीक है, देखिए दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी होने से बचाता है। ठीक है, खमीर और क्षारीय प्रतिरोधी बनाता है, अधिक क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है दूध को। ठीक है, एक तरह से जमने से बचाता है केले का पत्ता। इसलिए जो ग्वाला है, जो भी दूध निकालने वाली, ठीक है, दूध के बर्तन में केले के पत्ते को डालता है। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो केले का पत्ता दूध को अधिक क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। केले की पत्तियों में क्या होता है? ट्रिप्टोफान पाया जाता है, जो कि क्षारीय प्रभाव रखता है, जिसके कारण दूध जो है अधिक समय तक फटने से बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल, पहले तो है देख लो, जो नहीं है फिर उसको एलिमिनेट कर देना। ऊनी चटाई बायोडिग्रेडेबल है, चमड़े का थैला भी, जूट की टोकरी या टाट की टोकरी, केले के छिलके, कुछ भी पूछा जा सकता है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, चांदी की पन्नी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो चांदी की पन्नी जो है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऊनी चटाई, चमड़े का थैला, जूट की टोकरी जैविक क्रियाओं द्वारा वातावरण में निम्नीकृत हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी दे सकता है, केले के छिलके, टमाटर के छिलके, आलू बालू। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ नहीं है, या बहु शर्करा और वसा का मिश्रण है, क्या है? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा है प्रोटीन। तो रासायनिक रूप से रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन है। रेशम के प्रोटीन रेशे मुख्यतः जो है फाइब्रोइन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कलम संवर्धित नहीं होता? गुलाब, केला, गेंदा, ब्रायोफिलम। गुलाब का होता है, गेंदे, केले का, गेंदे का, ब्रायोफिलम नहीं होता, बी। तो ब्रायोफिलम या अजूबा की पत्तियों पर कलिकाएं जो है विकसित होती हैं, जो कि अलग होकर नए पादप को जन्म देती हैं। देखिए यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें बिना बीज या बीजाणु निर्माण के नया प्लांट जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मृत अंगों को साधारणतः फॉर्मलिन में रखा जाता है, क्या ये फॉर्मलिन? जलीय फेरस सल्फेट, या जलीय फॉर्मेल्डिहाइड, जलीय फॉर्मिक अम्ल, या फिर जलीय फेरिक अम्ल है? ये है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फॉर्मलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। मृत जीव 10% फॉर्मलिन में लंबे समय तक संरक्षित किए जाते हैं, और जीव विज्ञानी विभिन्न जीवों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए इस विलयन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्याज के काटने और छीलने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? कोशिकाओं में सल्फर है प्याज की, कोशिकाओं में कार्बन है प्याज की, कोशिकाओं में वसा, या फिर कोशिकाओं में अमीनो अम्ल है? सबसे सटीक उत्तर दीजिए तो जरा।
प्याज की कोशिकाओं में क्योंकि अमीनो अम्ल है, ठीक है, और कौन सा वाला अमीनो अम्ल है, तो देखिए प्याज की कोशिकाओं में सल्फॉक्साइड नामक अमीनो अम्ल है, ठीक है, सल्फॉक्साइड होता तो सल्फॉक्साइड आंसर होता, तथा प्याज के काटने पर यह वातावरण में पहुंचकर सल्फोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल प्याज की कोशिकाओं से निकले एंजाइम से मिलकर प्रोपेन इथियोल एस ऑक्साइड बनाता है, जिससे आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ज़्यादा सटीक सबसे अच्छा उत्तर क्या है यहाँ पर, डी, अमीनो अम्ल है एक, सल्फॉक्साइड नामक अमीनो अम्ल। 10वां प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, नहीं होता है पूछा, ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण नहीं बनती, हिपेरिन के कारण नहीं बनती। तो देखिए शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होती। हिपेरिन हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला विशेष पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता। इसके अलावा यह मच्छर के लार में, जौक की लार में, इनमें पाया जाता है। जौक भी काटता है तो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ बनती है, रुधिर बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, जब तक उसको हटाओ नहीं शरीर से तो चिपका रहता है, रक्त पिपासु एक तरह से हो। 11वां प्रश्न है, साबुन ग्रीज को हटाता है, ग्रीज एक तैलीय, ठीक है, चिपचिपा होता है लेकिन हटा देता है साबुन उसको, कैसे हटा देता है, परासरण करके, पाशीकरण करके, अधिशोषण या स्कंदन के द्वारा, पाशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हटा देता है। तो साबुन पाशीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है ग्रीज को हटाता है, साबुन हो गया या डिटर्जेंट हो गया, यही काम करते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है, दहन पोषक मतलब जलने के लिए है। एक पूछा जाता है प्रश्न अग्निशामक है, तो जलने के लिए ऑक्सीजन है, अग्निशामक है CO2। तो ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है क्योंकि दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और यह ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है, अतः दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण अभिकारक है, जबकि CO2 को याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक अग्निशामक है, अग्नि को शांत करती है। इसको प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास ढक दीजिए कांच का, लेकिन ग्लास थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बुझ जाएगी मोमबत्ती। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है, धुआं मिश्रण है इनमें से बताइए, द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस का। तो धुआं जो है वास्तव में द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस है, और मिश्रण वे द्रव्य हैं जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। धुआं जो है कोलाइडल विलयन का एक उदाहरण है, जिसमें ठोस एवं द्रव परिक्षेपित प्रावस्था तथा गैस परिक्षेपण माध्यम में होते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक हैं, ग्रेनाइट के कौन से 2 मुख्य घटक हैं इसमें, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ग्रेनाइट के 2 मुख्य अवयव सिलिका और एल्यूमिनियम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, पेंट जो होता है ना, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनाता है, देखिए 3 रंग बड़े इंपॉर्टेंट है, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला। तो जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो पेंट को देता है हरा रंग। लाल रंग बड़ा पूछते हैं, क्यूप्रस, ठीक है, याद रखिएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग देता है। तो देखिए पेंटों में जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो हरा रंग बनाता है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो लाल रंग बनाता है, और जो कोबाल्ट ऑक्साइड है वो नीला रंग बनाता है। बड़ा पूछते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड को याद रखिएगा, लाल रंग बनाता है। वैसे तो तीनों याद रखने हैं, प्राथमिक रंग है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित पर विचार करना है, रोग हैं कारक हैं, टाइफाइड और हैजे के सामने बैक्टीरिया लिखा है, डेंगू इन्फ्लुएंजा के सामने वायरस, फीलपाँव के सामने कृमि, उपरोक्त में से कौन सा सही बताइए। देखिए टाइफाइड साल्मोनेमा टाइफी से होता है, हैजा यानी कोलेरा बिब्रो कोलेराई नामक बैक्टीरिया से होता है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, और पहला सभी में ही है। डेंगू और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इन दोनों को काट दो, अब उत्तर इन दोनों में से होगा। फीलपाँव कृमि से होता है, ये भी सही है, डी सही हो गया फिर तो उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। तो देखिए टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, इंथ्रेक्स हो गया, मुहासे जो निकलते हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाले हैं सब ये। डेंगू, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये वायरस से होने वाले रोग हैं। फीलपाँव नामक रोग, इसको हाथी पाँव डिसीज़ भी बोलते हैं, ये कृमि की विभिन्न स्पीसीज़ के द्वारा होता है। और सामान्यतः अगर त्वचा संबंधी रोग है फंगल वंगल तो फंगाई से होता है, फंजाई से। अगर मलेरिया हो रहा है, काला आजार हो रहा है, निंद्रालु व्याधि हो रही है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। इसमें भी अगर थोड़ा डीप पूछेगा तो निंद्रालु व्याधि जो है वो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से, और मलेरिया और काला आजार जो है लीशमानिया प्रोटोजोआ से होता है। बैंक SSC में जो पूछी जाती है ना जनरल साइंस, उसका फेवरेट है, बड़ा पूछते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, एंटीबायोटिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं, और ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। वायरस संक्रमण पर कहाँ कारगर होते हैं एंटीबायोटिक, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को जो है बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन उनकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिस कारण वे कोशिका भित्ति नहीं बना पाते। पेनिसिलिन क्या एक तरह से एंटीबायोटिक है, और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए पेनिसिलिन का जो प्रभाव है उन पर नहीं होता। तो पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा गलत है, क्योंकि देखिए वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता जिसे बाधित करके जो है करने से उनकी मृत्यु हो जाए, और इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर
प्रभावकारी नहीं है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 6 रोग वायु द्वारा संचारित हो सकता है। 6 बोलते हैं टीबी को। कब तक इसको हटाना है, इरेडिकेट कब तक करना है टीबी को? 2025 तक। हैजा दूषित पानी से संचारित हो सकता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित हो सकता है। क्यों? दूषित सिरिंज से भी तो हो सकता है, असुरक्षित रुधिर आधान से भी हो सकता है, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला। कितने एलिमिनेट हो जाएंगे इससे? ये जाएगा, केवल एक और दे हो जाएगा। तो 6 रोग यानी टीबी जो है वायु द्वारा, और हैजा जो है दूषित जल द्वारा संचारित हो सकता है, खांसने छींकने से भी हो सकता है। देखिए एड्स जो है लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रुधिर स्थानांतरण, दूषित सिरिंज, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को भी हो सकता है, स्तनपान कराएगी तब भी संचारित हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्रतिरक्षी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षी तंत्र पर आक्रमण करते हैं। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षी तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। बिल्कुल दर्शाते हैं। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बनाया जा सके। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। वैक्सीन जो है कोविड की, मरा हुआ कोरोना है, उसमें यही तो काम कर रही है, एक तरह से छलावा दे रही है हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को। ठीक है, मूर्ख बना रही है, ताकि वो जब जिंदा कोरोना उसके साक्षात सामने आ जाए तो उससे लड़ सके, 2-3 दिन में मार के भगा दे उसको। करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही है इसका आंसर। देखिए HIV संक्रमण से वायरस जो है प्रतिरक्षी तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रतिदिन होने वाले छुटपुट संक्रमण का सामना ही नहीं कर पाता और छोटा छोटा रोग बड़ा हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़कर जो है उन्हें समाप्त करता है। इसलिए गंभीर संक्रामक रोग ये दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षी तंत्र रोगों से लड़ने में जो है सफल हो रहा है। और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पोषण आवश्यक है। कोविड रोगियों के लिए भी यही सलाह दी गई थी, ठीक है, कि ठीक ठाक खाइए। अब देखिए टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बनाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षी तंत्र पर पहली बार हमला या आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं पर प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से जो है स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है उसको, ताकि ये संक्रमण दोबारा आए तो पुरजोर लड़ मर के उसको भगा दे, मतलब ठीक है, लड़के भगा दे, मरे नहीं। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो शरीर जो है पूरी शक्ति के साथ उसका सामना करता है और उसे नष्ट कर देता है। और इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जो है शीघ्र समाप्त हो जाता है। चलिए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 20 प्रश्न ऐड किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्टेटमेंट वाला है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। देखिए वायरस जो होता है ना, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी क्या चेचक के टीके की खोज? करेक्ट है, दूसरा भी पहला भी करेक्ट है, दोनों सही हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। देखिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया। एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है गो चेचक मतलब काउ पॉक्स के वायरस का निकट संबंधी है। और उन्होंने देखा कि जिन्हें गो चेचक हुआ था उन्हें जो है मतलब काउ पॉक्स हुआ था, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। चूँकि गो चेचक एक मंद रोग है, इसलिए एडवर्ड जेनर ने किया क्या, जानबूझकर लोगों को गो चेचक मतलब काउ पॉक्स और काउ पॉक्स दिया। ठीक है, और पाया कि अब वे लोग भी चेचक के प्रतिरोधी बन गए हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एक तरह से छलावा किया प्रतिरक्षी तंत्र के साथ, ताकि स्मॉल पॉक्स भी आया तब भी जो है प्रतिरक्षी तंत्र ने इम्यूनिटी बना ली और उसे जो है उसके खिलाफ जो है प्रतिरक्षी तंत्र विकसित हो गया। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।